दोस्तों मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याओं को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं जो कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। दोस्तों पहला हम अध्याय हमारा वास्तविक संख्या है, इनको हम बोलते हैं प्यार से रियल नंबर्स। दोस्तों देखिएगा समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। दोस्तों दो प्रकार की संख्या होती है, एक तो संख्या होती है वास्तविक और एक संख्या होती है अवास्तविक। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनको हमारे मैथमेटिक्स में यूज़ में लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर हो 10, 20, 50, 70, 80, 90 जो भी हमारे मन में जो नंबर आ रहा है ना वो सभी के सभी वास्तविक संख्या है। ये वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की है दोस्तों, एक तो हमारे पास में है परिमेय संख्या, एक संख्या तो हमारे पास में परिमेय संख्या, और जो दूसरी जो संख्या है दोस्तों वो हमारे पास में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दोस्तों देखिएगा परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या है जिनको हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या है जिनको हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या है। दोस्तों जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 5/8, तो ये एक बट्टे वाली संख्या है। कहने का मतलब ये एक परिमेय संख्या है 5/8। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 9/2, ये भी हमारे पास एक परिमेय संख्या है। मैंने एक और नंबर लिख दिया 0/3, ये भी हमारे पास में क्या है? एक परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्या होने के लिए एक शर्त होती है, वो शर्त क्या है दोस्तों कि हमारे पास जो हर है ना, हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है Q डज नॉट इक्वल 0। जो बट्टे वाली संख्या है ना, बट्टे में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 7/0, तो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है। देखिए दोस्तों ऊपर तो 0 आ सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं आ सकता। अगर किसी संख्या में नीचे 0 आता है तो परिमेय संख्या ना होकर के वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे मैं आप लिखूँ 7/0, तो ये संख्या जब भी इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि इस संख्या को परिमित नहीं किया जा सकता, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे अपरिमेय संख्या। दोस्तों देखिएगा और क्या परिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने कोई रूट में कोई नंबर लिख दिया 16, दोस्तों इसका पूर्णतः वर्गमूल निकलता है, वो कितना निकलता है? 4, तो √16 भी एक परिमेय संख्या होगी। जैसे मैंने दोस्तों एक और नंबर लिख दिया √36, तो यहाँ पर देखो इसका भी जो प्रॉपर वर्गमूल निकलता है वो कितना निकलता है? 6 निकलता है। लेकिन दोस्तों कोई ऐसी संख्या जैसे मैंने लिख दिया √5, तो 5 का तो कोई वर्गमूल होता नहीं है, तो ये परिमेय संख्या ना होकर के क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ से 5 हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे जो √5 है ना दोस्तों, वो भी हमारे पास में क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि 5 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं होता। दोस्तों आइए और अच्छे से हम समझते हैं। अभी मैंने कहा है कि 7/0 ये एक अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये संख्या अपरिमेय संख्या है। दोस्तों समझिएगा बात को कि जैसे मेरे पास में ये नंबर है 7 और 7 में मैं किसका भाग दूंगा? 0 का भाग दूंगा। दोस्तों तो देखिएगा यहाँ पर एक बार मैं 0 की टेबल लिखता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा मैंने यहाँ पर 0 की टेबल लिखी। 0 का पढ़ा, एक बार बोलने पर 0, 2 बार बोलने पर भी 0, 3 बार बोलने पर भी 0। भाग देने का मतलब ये होता है कि जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं ना, जो बीच में हमारे पास जो संख्या है जिसमें भाग दे रहे हैं उस संख्या के आसपास पहुंचे। जैसे दोस्तों ये मेरे पास कोई नंबर 8 है और मैं इसमें 2 का भाग दे रहा हूँ। दोस्तों 2 का पढ़ा बोलूंगा तो कम से कम मैं 4 बार पहुंच गया इसके पास में, तो 4 बार में कितना आ गया? 8, क्योंकि भाग देने का उद्देश्य यही होता है कि संख्या के आसपास या फिर बराबर पहुंच जाए। लेकिन जब मैं 0 का पहाड़ा बोल रहा हूँ ना दोस्तों, तो मैंने एक बार बोला तब भी 0, 2 बार बोला, 5 बार बोला, 7 बार बोला, हर बार 0, क्योंकि नियम हमारा ये है कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। अगर भी 0 का पहाड़ा अगर मैं 1 लाख बार भी बोलूंगा ना, तो ये 0 कभी भी 7 के पास नहीं पहुंचेगा। चाहे 10 दिन लग जाए मेरे को 0 का पहाड़ा बोलते बोलते, तो भी ये मैं इसमें 0 का भाग नहीं दे पाऊंगा। इसी कारण यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? इनफाइनाइट लिखा है। दोस्तों आगे और समझते हैं और अच्छे समझते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर कितना है? 1, 2 का स्क्वायर कितना है? 4, 3 का स्क्वायर कितना है दोस्तों? 9, और 4 का स्क्वायर होता है कितना? 16, 5 का स्क्वायर कितना है? 25। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 25 तक के स्क्वायर याद होंगे। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 20 या 25 तक के तो स्क्वायर याद होनी ही चाहिए। दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना है? 36। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ये 1, 4, 9, 16, 25 ये संख्या सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। अगर मैं इन पे रूट भी लगा दूँ ना दोस्तों, तब भी संख्या क्या रहेगी? ये परिमेय संख्या ही रहेगी। दोस्तों जब मैं इन पे रूट भी लगा दूँ ना, तब भी क्या रहेगी? परिमेय संख्या रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 25 का पूर्णतः वर्गमूल 5 होता है और 16 का पूर्णतः वर्गमूल 4 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बीच के नंबर है, 1 के बाद में कितना आता है? 2, फिर कितना आता है? 3, ये नंबर गायब हो चुके हैं। दोस्तों समझिएगा, वापस ये 4 है, 4 के बाद में 5 गायब हो गया, 6, 7, 8 ये नंबर हमारे मिस हो गए यहाँ पर। इसके बाद में 9 आ गया दोस्तों, फिर देखो 10, 11, 12, 13। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अगर मैं 2 पे क्या लगा दूं? रूट लगा दूं, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता। इसलिए यहाँ पर क्या है हमारे पास में? 2 परिमेय संख्या ना हो करके 2 क्या है हमारे पास में? एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी दोस्तों 2 नहीं, √2। यहाँ पर भी अगर मैं 3 के ऊपर भी क्या लगा दूं? रूट लगा दूं, तो √3 भी हमारा क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद देखो 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 जब 4 पे रूट लगाते हैं तो इसका वर्गमूल कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। इसलिए जो √4 है वो क्या है हमारे पास में? वो परिमेय संख्या कहलाएगी। और जिनका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता दोस्तों, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। दोस्तों आगे समझिएगा।
दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे और परिमेय संख्याओं को समझते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में एक प्राकृत संख्या होती है दोस्तों, प्राकृत संख्या, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे इंसानों की अगर गिनती करें तो इंसानों की गिनती 0 से स्टार्ट नहीं होती है, इंसानों की गिनती 1 से स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पर मेरे पास सामने 5 टेबल लगे, तो जब मैं टेबलों की काउंटिंग करूंगा तो 0 से काउंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारे पास में रियल है। जैसे यहाँ पर चेयर्स भी लगी हैं दोस्तों, 25-20 चेयर्स लगी हैं, तो इनकी काउंटिंग भी 0 से ना करके मैं 1 से करूँगा। तो दोस्तों जो प्राकृत संख्याएं होती है ना, जो नेचुरल नंबर होते हैं, वो हमेशा 1 से काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, और दोस्तों ऐसे गिनती बोलते बोलते मुझे अगले 3 दिन भी हो जाए, 3 घंटे भी हो जाए, तो गिनती तो खत्म होने वाली है नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम इनफाइनाइट लगा देंगे, क्योंकि 1 से तो स्टार्ट होती है और अनंत तक की संख्या चलती है। इनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। दोस्तों जो दूसरी संख्या की बात करें, वो संख्या होती है हमारी पूर्ण संख्या। दोस्तों समझिएगा, पूर्ण संख्या क्या, देखो दोस्तों प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में एक ही डिफरेंस है कि जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसको बोलते हैं होल नंबर। तो ये पूर्ण संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6, अगर इनमें भी मैं ऐसे गिनती बोलता रहूंगा चाहे 10 दिन भी हो जाए, तब भी गिनती तो खत्म होने वाली है नहीं। तो ये भी कहाँ तक रहेगी, इनफाइनाइट तक रहेगी। कहने का मतलब पूर्ण संख्या है 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, पूर्णांक संख्याओं को समझेंगे। दोस्तों ये पूर्णांक संख्या क्या है हमारी, इनको भी समझना, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाली है। हमारे आगे वाले जो चैप्टर रहेंगे ना हमारे, उसमें बहुत काम आने वाली। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसके बीचों बीच तो क्या होगा, 0 होगा। जो पूर्णांक संख्या होती है उनके मध्य में क्या होता है, 0 होता है। और दोस्तों सीधे हाथ पर संख्या पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। मतलब कैसी होती है, धनात्मक संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6, इनमें भी क्या होता है दोस्तों, अनंत तक। मतलब ये हमारे पास में कौन सी दिशा है दोस्तों, ये राइट साइड है। दोस्तों कौन सी दिशा है, ये राइट साइड है। यहाँ पर संख्या कैसी होती है, धनात्मक। यहाँ पर संख्या कैसी होती है, धनात्मक संख्या होती है, प्लस वाली। और दोस्तों उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर संख्या क्या होती है, माइनस की। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। और दोस्तों ये संख्या भी हमारे पास में कहाँ होती है, अनंत तक होती है। तो दोस्तों जो पूर्णांक संख्या होती है ना, उसमें मध्य में तो क्या होता है, मध्य में तो होता है 0, मध्य में तो क्या होता है 0। और जो राइट साइड होती है संख्या वो होती है पॉजिटिव, और वो भी अनंत तक चलती है। और जो लेफ्ट साइड जो संख्या होती है दोस्तों, वो कैसी होती है, वो संख्या होती है ऋणात्मक होती है। क्या संख्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। कहने का मतलब कैसी होती है, नेगेटिव, माइनस में संख्या होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर इस दिशा से सीधे दिशा से मैं उल्टी दिशा में चलूंगा ना, तो जो पूर्णांक संख्या है ना उनके मान में कमी होगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये कितना है, 6, 6 से छोटा कौन है, 5, 5 से छोटा कौन है, 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, और फिर 0 से भी छोटा होता है माइनस का 1, और माइनस का 1 से भी छोटा होता है माइनस का 2, माइनस का 3। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, ये संख्याओं का क्या है, घटता क्रम। कौन सा क्रम दोस्तों, घटता क्रम। दोस्तों याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आगे हमारे बहुत काम आने वाला ये क्रम। और दोस्तों अगर हम उल्टी दिशा सीधी दिशा में चलते हैं तो यहाँ पर संख्याओं का मान बढ़ता है। जैसे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैं एक संख्या कंपेयर करता हूँ, मैंने लिया माइनस का 6 और माइनस का 5। अगर ये दोनों संख्याओं को मैं देखता हूँ और परीक्षा में एक सवाल आ जाता है कि बताओ इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ चलने पर पूर्णांक संख्याओं के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, मतलब बढ़ता है। वो घटता हुआ क्रम है, और ये कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम है दोस्तों, ये बढ़ता क्रम। तो कहने का मतलब ये माइनस का 6 और माइनस का 5, इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या रहेगी, माइनस का 5 रहेगी। दोस्तों सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आते हैं तो संख्याओं का मान घटता है, और उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है। मध्य में हमारे 0 होता है, और सीधे हाथ पर संख्याएं पॉजिटिव होती है, और उल्टे हाथ पर संख्याएं नेगेटिव होती है। दोस्तों और आगे हम समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों देखिएगा कि एक संख्या होती है सम संख्या, एक संख्या तो होती है हमारे पास में सम संख्या। आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ते हो तो बाखूबी संख्याओं को जानते हो, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। दोस्तों दोनों को हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं। दोस्तों सम संख्या देखिएगा कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 0 रह जाता है, या फिर 2 का पूरा भाग चले जाता है, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या जो स्टार्ट होती है दोस्तों वो 2 से स्टार्ट होती है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इस प्रकार ये हमारी सम संख्या है जो भी अनंत तक चलती है दोस्तों। और दोस्तों विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्या ऐसी संख्या होती है कि जिस संख्या में 2 का भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या रहे, 1 रहे। उन संख्या या फिर 2 का उसमें पूरा भाग नहीं जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। और विषम संख्या स्टार्ट होती है 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से संख्या भी अनंत तक चलती रहती है दोस्तों। मतलब कोई भी मैं एक संख्या ले लूँ, जैसे मैंने कितना ले लिया, 11 ले लिया, और 11 में किसका भाग दे रहा हूँ, 2 का भाग दे रहा हूँ, और 2 का भाग दूंगा तो 5 बार में कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया, और घटाने पर कितना आ गया, 1, तो शेषफल कितना रह गया, 1। मतलब ऐसी संख्या है कि जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 1 रह जाए, ये संख्या तो क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी दोस्तों। और दोस्तों सम संख्या क्या है, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, मैंने ये ले लिया दोस्तों, मैंने 24 नंबर ले लिया, और अगर मैं इसमें 2 का भाग देता हूँ तो 2 एकम 2, बचा कितना 0, आगे पड़ोसी को बुलाएंगे कितना है 4, और 2 का बड़ा 2 बार बोलेंगे कितना आ गया 4, और घटाएंगे तो 0। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि किसी भी संख्या में 2 का भाग देने पर अगर शेषफल क्या रह जाए, 0 रह जाए ना, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, ये संख्या कहलाएगी हमारी सम संख्या। ये संख्या क्या कहलाएगी हमारी दोस्तों, सम संख्या कहलाएगी। तो आगे समझते हैं परिमेय संख्या। दोस्तों एक संख्या होती है हमारे भाज्य संख्या दोस्तों, और एक संख्या होती है हमारे अभाज्य संख्या दोस्तों।
इन दोनों संख्याओं को भी हम एक साथ ही समझ लेते हैं। एक संख्या होती है भाज्य संख्या और एक होती है हमारे अभाज्य संख्या। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं को भी हम एक साथ ही समझ लेते हैं। दोस्तों समझिएगा, रट्टा नहीं मारना है, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, काउंटिंग लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है दोस्तों, 9 और ये 10। मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिख ली है और इसी गिनती से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमारा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं से कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों यहाँ देखिएगा कि इस 1 से अगर मैं पकड़ के इससे पूछूं कि भाई 1 तू किस किस के पहाड़े में आता है, तो 1 क्या बोलेगा, भाई मैं तो खुद के पहाड़े में आता हूँ। 1 क्या बोलेगा, इसके अलावा तो 1 किसी और के पहाड़े में आता भी नहीं है। भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि जिस संख्या के 2 से ज़्यादा, 2 से अधिक टुकड़े हो जाए, मतलब क्या हो जाए, 2 से अधिक फैक्टर या फिर गुणनखंड या फिर टुकड़े, 2 से अधिक टुकड़े हो जाए, तो दोस्तों वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। वापस सुनना दोस्तों, जिस संख्या के 2 से ज़्यादा टुकड़े हो जाए वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। और परिभाषा की भी हम बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है हमें कि अभाज्य संख्या, कि भाई जिस संख्या के केवल मात्र केवल कितने टुकड़े हों, केवल 2 ही टुकड़े हों। कितने टुकड़े हैं दोस्तों, 2 ही टुकड़े हों, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों वापस समझना कि मैंने यहाँ गिनती लिखी थी और 1 को मैंने पकड़ा था और 1 से मैंने पूछा था कि तू किसके पहाड़े में आता है, तो 1 क्या बोलता है, मैं तो सिर्फ 1 के पहाड़े में आता हूँ। और यहाँ पर देखो 2 से अधिक टुकड़े और केवल 2 टुकड़े, तो दोस्तों 1 का तो सिर्फ 1 ही टुकड़ा है, इसलिए 1 ना तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, क्योंकि दोनों की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता ये। दोस्तों अगर आगे बढ़े और आगे देखिए 2 से, तो 2 को पकड़ के हम पूछते हैं भाई 2 तेरे कितने टुकड़े, तो देखो 2 क्या बोलता है, 1 तो मैं 1 के पहाड़े में आता हूँ और 1 मैं खुद के पहाड़े में आता हूँ। दोस्तों पॉइंट यहीं पर ये, एक तो ये 1 के पहाड़े में आता है और 1 खुद के पहाड़े में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके कितने टुकड़े हो पा रहे हैं, इसके केवल 2 ही टुकड़े हो पा रहे हैं। जब 2 ही टुकड़े हो पा रहे हैं दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि जो 2 है ना वो हमारी अभाज्य संख्या है। दोस्तों 2 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या। क्यों है, क्योंकि ये एक तो 1 के पहाड़े में आता है और एक स्वयं के पहाड़े में आता है और इसके केवल कितने टुकड़े, 2 टुकड़े, तो यहाँ पर ये अभाज्य संख्या हो गई दोस्तों। अगर आगे बात करें तो आगे 3 आता है। अगर 3 से भी पकड़ कर पूछे तो दोस्तों देखिएगा कि 3 एक तो 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है, इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आता। जो 3 भी फिर हमारे पास में कौन संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। केवल जिसके 2 टुकड़े होंगे वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। दोस्तों अगर 4 को पकड़ के पूछते हैं तो देखिएगा ये 4 1 के पहाड़े में आ गया, यही 4 2 के पहाड़े में आ गया और यही 4 4 के पहाड़े में आ गया। तो यहाँ पर 2 से ज्यादा टुकड़े हो गए, कितने, 2 से अधिक टुकड़े हो गए। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो 4 है ना वो संख्या क्या है, भाज्य संख्या। यहीं पर हमारे परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि पहली या फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। और एक सवाल और बन जाता है परीक्षा में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ये 2 ऐसी एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और एक अभाज्य भी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 2 भाज्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नियम ये कहता है कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या वह संख्या है जो 1 के पहाड़े में आती है और स्वयं के पहाड़े में, मतलब खुद के पहाड़े में आती है, उन संख्याओं को बोलते हैं। दोस्तों आगे अगर बात करें तो 5 से हम बात करें, इसको पकड़ के पूछे तो ये भी बोलेगा, ये बोलता है भाई 1 के पहाड़े में आता हूँ और 5 के पहाड़े में आता हूँ, इसके अलावा तो किसी के पहाड़े में आता ही नहीं हूँ। तो इसके भी केवल कितने टुकड़े, 2 टुकड़े। तो यहाँ पर जो 5 है ना वो भी हमारे पास में क्या है, अभाज्य संख्या है। दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्या कॉन्सेप्ट में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों आगे जो सवाल होंगे हमारे हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड हमें उसके आने चाहिए। आगे देखिएगा दोस्तों, जो 6 है, 6 से अगर पकड़ कर पूछते हैं तो 6 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में भी आता है। मतलब इसे कितने टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े। तो दोस्तों नियम कौन सा लगा, 2 से अधिक टुकड़े किस हो रहे हैं इसके, तो आगे इसका मतलब ये जो 6 है ना वो भी हमारे पास में भाज्य संख्या है। 7, अगर 7 की बात करें दोस्तों तो 7 1 के पहाड़े में आता है और खुद के पहाड़े में आता है, एक के इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आता, 1 के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में। तो इसके 2 टुकड़े हो पा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो 7 है ना वो भी कौन संख्या है हमारे पास में, अभाज्य संख्या है। अगर 8 की बात कर दे दोस्तों तो 8 देखिएगा 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में आता है, मतलब 2 से अधिक टुकड़े हो पा रहे हैं इसके। तो इसका मतलब जो 8 भी है ना दोस्तों वो हमारे पास में कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। दोस्तों अगर 9 की बात करें तो दोस्तों देखिएगा 9 एक तो 1 के पहाड़े में आता है, एक 3 के पहाड़े में आता है और एक 9 के पहाड़े में आता है। कहने का मतलब है इसके भी 2 से ज़्यादा टुकड़े हो गए, इसका मतलब जो 9 है ना वो भी हमारे पास में क्या है, एक हमारी भाज्य संख्या है। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब आप लोगों से किसी भी संख्या के लिए पूछा जाए, जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं कि भाई 12 क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो आप तुरंत बता पाओगे ये 12 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 6 के पहाड़े में आता है, 12 के पहाड़े में आ गया। इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा टुकड़े हो गए तो ये संख्या भी कैसी रहेगी, भाज्य संख्या रहेगी। अगर दोस्तों मैं अगर 13 की बात करूँ दोस्तों, 13 देखो संख्या, अपने आप इससे पूछो कि भाई तो किस किस के पहाड़े में आता है, ये बोलता है मैं तो 1 के पहाड़े में आता हूँ और 13 के पहाड़े में आता हूँ, इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो कहने का मतलब ये संख्या क्या रहेगी हमारे पास में, अभाज्य संख्या रहेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और भी अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा।
दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का हम पहला सवाल करने जा रहे हैं और जो पहला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या है, अभी हम सीखे थे कि अभाज्य संख्या क्या क्या होती है दोस्तों। तो अभी हमने देखा था कि अभाज्य संख्या तो सबसे छोटी संख्या होती है 2, फिर उसके बाद में है 3, फिर उसके बाद में है 5, फिर उसके बाद में 7, फिर उसके बाद में है 11, फिर उसके बाद में है 13। तो दोस्तों ये हमारी अभाज्य संख्या है। इन संख्याओं से हमें डिवाइड करके इनके टुकड़े करने छोटे छोटे। तो दोस्तों देखिएगा कि जो पहला सवाल हमें मिला है वो है 140 के अभाज्य गुणनखंड करने। दोस्तों तो यहाँ लिखेंगे हम 140 और 140 के करेंगे हम गुणनखंड करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि जो 2 का नियम है वो 2 का नियम क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर भी आप देखिएगा कि जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर क्या हो 8 हो, अगर कोई इकाई का अंक आता है तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर देखो 1 तो छोटा पड़ गया और 4 को कर लेते हैं शामिल तो हो गया 14। 2 के पहाड़े में 14 आता है 7 बार और 0 का 0। दोस्तों फिर यहाँ पर देखो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वापस हम 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग दोस्तों तो देखते हैं कि 2 के पहाड़े में 7 तो नहीं आता लेकिन 6 आता है। कितनी बार आता है, 3 बार आता है। और दोस्तों एक हासिल यहाँ चल जाएगी तो ये हो गया 10 और 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में। दोस्तों अब देखिएगा इस संख्या का इकाई का अंक कितना आ रहा है दोस्तों, तो इकाई का अंक कितना आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है और 5 यहाँ पर नियम में हमारे लगता नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर 3 को ट्राई करें हम तो 3 का नियम क्या होता है कि पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई संख्या है उस संख्या का हमें क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। और योग करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि उस संख्या में 3 का भाग जाता है या फिर नहीं जाता। दोस्तों एग्जांपल के लिए 3 के एग्जांपल के दोस्तों एक मैंने यहाँ पर एक संख्या लिख दी 72 संख्या लिख दी और 72 को अगर मैं जोड़ दूं तो जोड़ने पर कितना हो जाता है 9, मतलब इसके अंकों को मैं जोड़ दूं तो कितना होता है 9। और देखो 3 के पहाड़े में 9 आता है तो इसका मतलब ये दोस्तों कि 72 में भी 3 का पूरा भाग जाता है। दोस्तों एक संख्या और मिलूं, जैसे मैंने लिख दिया 84, तो मैंने संख्या क्या ले ली 84 और 84 अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो जोड़ने पर कितना रहता है 12। तो यहाँ पर देखो 3 के पहाड़े में 12 भी आता है तो इसमें 3 का पूरा भाग चला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखना 35, तो 35 को मैं जोड़ता हूँ 3 + 5 और कितना हो गया ये 8। और अगर मैं 3 का भाग देता हूँ ना तो 3 के पहाड़े में 8 आता नहीं, इसका मतलब 3 के पहाड़े में 35 भी नहीं आता। और दोस्तों आगे जो संख्या है हमारे पास वो कितनी है 5 है। दोस्तों जो 5 का नियम है ना, उन संख्याओं का इकाई अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, उन संख्याओं में 5 का पूरा भाग चले जाता है। ऐसा हमें 5 के पहाड़े में देखने को मिलता है। 5 × 5 5 दूनी 10, 5 × 3 15। तो इकाई अंक या तो 5 आ रहा है या फिर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर इकाई अंक 5 आ रहा है तो 5 का पूरा भाग चल जाएगा और 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार आता है 7 बार आता है। अब दोस्तों आगे देखिएगा इसमें 7 का भाग जा रहा है तो इसमें किसका भाग जा रहा है 7 का भाग जा रहा है। तो दोस्तों जो इसका जो हमारा आंसर होगा, जो हमारे अभाज्य टुकड़े होंगे गुणनखंड होंगे, वो हो जाएगा 2 की घात 2, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की घात 2 × 5 × 7। तो दोस्तों ये क्या रहेगा हमारे इसका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल हम करते हैं। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन लिया है हमने वो लिया है 156 और इसके भी करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा इकाई का अंक कितना आ रहा है 6 और दोस्तों यहाँ पर 6 आ रहा है तो 6 मतलब इसमें 2 का भाग पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों इसमें 2 का भाग हम देंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये कितना है, एक तो छोटा पड़ गया तो आगे 5 को शामिल कर लेंगे तो 15 हो गया। तो देखते हैं कि 2 के पहाड़े में 15 तो नहीं आता लेकिन 15 से छोटा नंबर होता है 14 और 14 कितनी बार में आता है 7 बार में आता है दोस्तों। और जब 15 में से 14 गया तो कितना बच गया 1, जैसे ये 1 6 के पास आएगा तो कितना हो गया 16 हो गया और 16 कितनी बार में आता है 8 बार में आता है दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा किसका भाग जा रहा है, इकाई का अंक कितना आ रहा है 8, वापस से हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे दोस्तों। तो 2 के पहाड़े में 7 तो नहीं आता लेकिन 7 से छोटा नंबर होता है 6 और 6 कितनी बार में आता है 3 बार में। आगे हासिल कितनी गई 1 और हो गया 18 और 18 कितनी बार में आता है 9 बार में। अब दोस्तों इकाई का अंक कितना आ रहा है दोस्तों 9 आ रहा है और 9 इसमें आ नहीं रहा तो यहाँ पर 2 का नियम नहीं लगेगा, 2 का भाग नहीं जाएगा। दोस्तों चेक करते हैं 3 का नियम। दोस्तों यहाँ पर संख्या कितनी है 3 और 9 29। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 12। तो 3 के पहाड़े में 12 आता है ना दोस्तों, तो 3 के पहाड़े में कितना आएगा 39 भी आएगा दोस्तों, 29 नहीं 39 है सॉरी। तो यहाँ पर हम 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 5 का भाग जाएगा नहीं, 7 का भी जा रहा है 11 का। अब डायरेक्ट इसमें किसका भाग जा रहा है 13 का, तो हम इसमें 13 का भाग देते हैं तो कितनी बार गया 1 बार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 3 1 बार है और 13 भी कितनी बार है 1 बार। तो ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों प्रश्न करते हैं और तीसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यहाँ इकाई का अंक कितना आ रहा है 5। तो यहाँ पर दोस्तों 2 का नियम है उसमें 5 तो आ नहीं रहा तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 को तो हम छोड़ देंगे, 3 का नियम ट्राई करेंगे दोस्तों देखिएगा 3 और 8 दोस्तों ये कितना हो गया 11 और 2 कितना हो गया दोस्तों 13 और 5 कितना हो गया 18 और 3 के पहाड़े में 18 आते हैं तो 3 के पहाड़े में 38 25 भी आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम इसमें 3 का भाग देते हैं 3 एकम 3 और यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 हासिल कितनी आ गई 2 तो ये हो गया 22 और 3 सत्ते 21 हासिल कितनी आ गई 1 ये हो गया 15 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर दोस्तों 3 का पूरा भाग चलेगा। फिर चेक करते हैं दोस्तों इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा तो जोड़ते हैं 1 और 2 हो गया 3
3 और 7 10, 10 और 5 15, तो 3 के पार्ट में 15 आते हैं दोस्तों, तो 3 के पार्ट में 1275 भी आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 का फिर भाग देते हैं हम कि 3 चौक 12, दोस्तों हासिल आ गई 0, और ये कितना है 7, तो 3 दूनी 6, हासिल कितनी आ गई 1, और 3 पंजे 15। दोस्तों फिर 3 का नियम हम ट्राई करते हैं दोस्तों, जब 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, और 6 और 5 कितना हो गया 11, और 3 के पार्ट में 11 आते नहीं, इसलिए 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं। दोस्तों इसके बाद हम 5 का नियम ट्राई करते हैं, तो इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5, और यहाँ पर 5 आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब इसमें 5 का पूरा भाग चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखना 4 तो छोटा पड़ गया, और छोटा पड़ गया तो आगे नंबर हम इसमें शामिल कर लेंगे, हो गया 42, और 42 5 के बारे में आता नहीं है, तो 40 आता है कितनी बार में दोस्तों 8 बार में आता है। और देखो हासिल कितनी गई 2, जैसे 2 5 के पास गया तो होगा 25, और 25 कितनी बार में आता है दोस्तों 5 बार में आता है। दोस्तों फिर इकाई का अंक कितना आ रहा है 5, मतलब 5 का भाग जाएगा इसमें, दोस्तों देते हैं 5 का भाग, तो 5 एकम 5, हासिल कितनी गई 3, और 5 7 35। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, 17 सिर्फ 1 के पारे में आता है और 17 के पारे में आता है, इसका मतलब इसमें 17 का ही भाग जाने वाला है, तो ये हो गया। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो 3 की घात 2, 5 की घात भी 2, और कितना 17। तो दोस्तों ये क्या रहेगा इसका आंसर। अब दोस्तों हम चौथा प्रश्न करते हैं। दोस्तों अब हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है 5005, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ रहा है 5, तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं, हम 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो दोस्तों हमने पहले भी कक्षाओं में सीखा होगा कि डायरेक्ट हम स्पीड से करने वाले हैं, तो 5 का भाग देंगे दोस्तों इसमें कि 5 0 0 और 1, मतलब 5 एकम 5 0 0 और 1। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा संख्या क्या है हमारे पास में 1001, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ना तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, और 3 का नियम लगा के देखें तो ये 1 और 1 कितना होता है 2, और 3 के पारे में 2 आता नहीं है, और 5 का नियम भी नहीं लग रहा। दोस्तों वैसे तो हम किस का नियम याद रखेंगे, वैसे हम डायरेक्ट यहाँ पर 7 का भाग देकर देखें दोस्तों, अगर चल जाता है तो ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों डायरेक्ट 7 से ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें करना पड़ेगा ऐसा हमारे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि 7 एकम 7, बचा कितना दोस्तों 3, और ये हो गया 30, और 7 चौक 28, दोस्तों 30 में से 28 बचा कितना 2, और 7 या 21, इसका मतलब यहाँ पर 7 का पूरा भाग चले गया दोस्तों। यहाँ पर हम 7 का भाग देते हैं दोस्तों, ये कितना है एक छोटा बढ़ गया तो शामिल कर लेंगे, कितना हो गया 10, तो 7 एकम 7, और 10 में से 7 गया तो बचा कितना 3, ये हो गया 30, और 7 चौक 28, दोस्तों बचा कितना 2, और 7 या 21, तो यहाँ पर दोस्तों 7 का पूरा भाग चला गया। दोस्तों फिर एक बार हम 7 से यहाँ पर ट्राई करेंगे तो 7 का पूरा भाग नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो हम यहाँ पर देखेंगे कि 143, तो इसमें किसका भाग जाएगा 7 का नहीं जा रहा दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे 11 का भाग देकर देखते हैं दोस्तों एक बार हम यहाँ पर, क्योंकि 7 के बाद में जो अभाज्य संख्या वो हमारी कितनी 11, तो 11 का भाग देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखना 11 एकम 11, और 14 में से 11 बचे गए तो बचे कितने 3, और 11 तिया 33, मतलब कितनी बार गया 13 बार। और दोस्तों हम किसका भाग देंगे 13 का भाग देंगे, कितनी बार आ गया 1 बार। दोस्तों इसका आंसर रहेगा वो रहेगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो ये क्या रहेगा हमारा इसका आंसर दोस्तों। अब जो हमारा लास्ट सवाल है वो करते हैं हम। तो दोस्तों देखिएगा कि 74 29 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि 2 5 7 11 13, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों देखना पड़ेगा किसका भाग जा रहा है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी जाएगी, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। पहले इसमें किसका भाग जाएगा 17 का भाग जाएगा दोस्तों, और 17 का भाग जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 437 बार जाएगा दोस्तों। और फिर इसके बाद में हम भाग देंगे दोस्तों, वो जाएगा 19 का भाग जाएगा, और 19 का भाग कितनी बार जाएगा 23 बार जाएगा दोस्तों। और फिर इसके बाद में 23 का भाग जाएगा दोस्तों कितनी बार में 1 बार, तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा 17 19 × 23, तो दोस्तों ये क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक करें, हमारी वीडियो को अपने सहपाठी तक भेजें, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिल सके और भी अच्छी वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करवा सके दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मेरा नाम संजय है, और ये पार्ट भी हमारा दूसरा है, इससे पहले हमारा एक पार्ट आ चुका है। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल करेंगे। दोस्तों हमें गिवन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के LCM व HCF ज्ञात करें तथा इनकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर है वो HCF × LCM के है। दोस्तों हमें क्या करना है कि पहला सवाल करना है कि 26 और 91 का हमें LCM और HCF निकालना है दोस्तों पहला सवाल जो हमारा है LCM और HCF निकालने का, तो हमने कल सीखा था कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना आया नहीं तो आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देखें, फिर बाद में इस वीडियो को देखें। दोस्तों देखिएगा कि पहले मुझे क्या करना होगा कि 26 है, और 26 का हमें क्या करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों हमें 26 का क्या करना पड़ेगा, हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो दोस्तों देखिएगा हम करते हैं, यहाँ पर समझिएगा कि हमने लिखा 26, तो 26 दोस्तों यहाँ पर हमने नियम समझा था, इकाई का अंक कितना आ रहा है 6, तो हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब दोस्तों यहाँ पर 13 एक खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 का भाग कितनी बार 1 बार। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि इसका जो गुणनखंड हुआ वो 26 इंटू कितना हो गया 13। इसी के बाद में दोस्तों जो दूसरा नंबर है हमारा वो क्या है 91, तो हमें क्या करना पड़ेगा 91 के भी हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड हमें करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ लिखता हूँ 91, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 91 और 91। दोस्तों यहाँ पर ना तो 2 का भाग जा रहा है ना 3 का भाग जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर किसका भाग जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर 7 का भाग जाता है। यहाँ पर देखिएगा 7 एकम 7 बचा कितना 2,
और 7 तिया 21। दोस्तों अब किसका भाग जा रहा है यहाँ पर 13 का भाग जा रहा है कितनी बार, एक बार। दोस्तों यहाँ पर जो इसके गुणनखंड हो गए वो क्या हो गए 7 × 13। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि पहले हम यहाँ पर निकालते हैं LCM। दोस्तों LCM हम कैसे निकालते हैं उसको आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा नियम है, एक बार उस कॉन्सेप्ट को समझना, फिर आपको परमानेंटली LCM और HCF कैसे निकालते हैं वो याद हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम LCM और HCF लेते हैं दोस्तों, नियम समझेंगे LCM का। LCM लेने का नियम क्या है दोस्तों, देखिएगा कि LCM कैसे लेते हैं। यहाँ पर सभी संख्याओं को लेंगे, सभी संख्या व सबसे बड़ी घात। दोस्तों यहाँ पर हम क्या लेंगे, सभी संख्या को और सबसे बड़ी घात को लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि हम LCM लेने जा रहे हैं। तो देखना दोस्तों LCM लेते हैं, LCM लेने के लिए दोस्तों सभी संख्याओं को लेंगे। इसमें कौन कौन से नंबर है, इसमें 2 है तो हम 2 लिख देंगे। दोस्तों इसमें 13 है तो 13 भी लिख देंगे, और इसमें 7 है तो 7 भी लिख देंगे। तो पहले हम 7 लिख देते हैं और बाद में क्या लिख देते हैं 13। इसके अलावा तो हमारे पास कोई नंबर आ नहीं रहा, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया कि सभी संख्या। तो सभी संख्या हमने ले ली। दोस्तों इस क्वेश्चन में गुणनखंड करने पर घात हमारी बनी नहीं, तो यहाँ पर घात का कॉन्सेप्ट बाद में समझेंगे। दोस्तों जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखना 7 दूनी 14, और 14 को किससे गुणा करना है हमें 13 से। 14 को किससे गुणा करेंगे 13 से। तो 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, और यहाँ पर 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो जोड़ देंगे 2 8 1। तो यहाँ पर दोस्तों इस संख्या को जो LCM वो कितना होता है 182। तो LCM तो आ गया हमारे 182। अब हम समझते हैं कि HCF। दोस्तों HCF लेने के लिए HCF। दोस्तों HCF के लिए क्या नियम है उस नियम को भी समझिएगा दोस्तों। एक LCM का हो गया और HCF का नियम। दोस्तों HCF में करना क्या होता है हमें कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि कॉमन संख्याओं को लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी कॉमन संख्या है ना, कॉमन संख्या मतलब उभयनिष्ठ, जो मतलब इसके गुणनखंड में भी आए और इसके गुणनखंड में भी आए, उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन संख्या। कॉमन संख्या को लेंगे दोस्तों हम, कॉमन संख्या जो दोनों में हो, वह सबसे छोटी घात को लेंगे। दोस्तों क्या लेंगे यहाँ पर सबसे छोटी घात। तो दोस्तों HCF हम लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर 26 का गुणनखंड किया था, यहाँ पर आया 2 × 13, और 91 का गुणनखंड किया तो यहाँ पर आया 7 × 13। तो देखो इसमें 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 कॉमन नहीं है। दोस्तों इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 13 को लिखेंगे यहाँ पर। दोस्तों इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो यहाँ पर 7 भी नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका HCF जो कितना हो गया दोस्तों, वो कितना हो गया 13। अब दोस्तों इसमें आगे क्या कहा गया कि इनकी जाँच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है या नहीं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं सवाल में इसकी जाँच करते हैं। दोस्तों देखिएगा जाँच करते हैं, सवाल की जाँच। और जाँच क्या है दोस्तों, जाँच हम कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या को हम क्या करेंगे दूसरी संख्या से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, प्रश्न में कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, आगे लिखा हुआ है HCF गुणा LCM के, तो हम लिख देंगे HCF गुणा LCM के बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों पहली संख्या कितनी है हमारे पास में, वो है 26, तो हम लिखेंगे 26 गुणा का गुणा। दूसरी संख्या थी हमारी कितनी 91, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 91 बराबर का बराबर। दोस्तों हमारे HCF कितना आ गया और HCF कितना आया 13, तो हम लिख देंगे 13। फिर यहाँ पर क्या है गुणा, तो गुणा लगा देंगे। और यहाँ पर दोस्तों LCM कितना आ गया हमारा 182, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 182। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों संख्याओं को गुणा करके देखते हैं, अगर बराबर आता है तो हमारा प्रश्न सही है, वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं गुणा कर लेता हूँ यहाँ पर कि 26 और 91 को गुणा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 26 और 91 को गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 2 और 6 नाम 54 और 9 दूनी 18 और 5 कितना हो गया 23, और जोड़ देंगे इसको 6 6 3 2, तो इसको गुणा करने पर कितना आ गया हमारे पास में 2366। और 182 को किससे गुणा करना है दोस्तों 13 से गुणा करना है, इसको भी गुणा कर लेते हैं कि 3 दूनी 6 3 6 चौक 8 दिया 24, 3 एकम 3 और 1 5 गुणा कर लेते हैं 2 8 1। दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया ये 6 6 8 और 5 13 और 2, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 2366। तो 91 को 26 गुणा करने पर कितना आ गया दोस्तों 2366, और यहाँ पर इस 13 को 182 गुणा करने पर भी कितना आ गया 2366। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या है हमारे पास में बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया इसकी जाँच भी हो गई। दोस्तों अब इसी का दूसरा प्रश्न समझते हैं, समझ में आएगा दोस्तों, देखिएगा बने रहे वीडियो में। यहाँ पर क्या है कि 510 और 92 के हमें क्या करने हैं LCM और HCF लेने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 110 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 110 के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों हमें क्या करना है 110 के हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों यहाँ पर देखना कि हम लिखेंगे यहाँ पर 510, इकाई का अंक कितना आ रहा है 0, तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 हाथ से लगी 1 कितना हो गया 11,
और फिर 11 तो नहीं आता, 10 आता है, कितने बार है 5 बार में हासिल कितनी आ गई 1, और ये भी कितने बार 5 बार में। अब दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 5, 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का ट्राई करेंगे कि 2 और 5 7, 7 और 5 12, मतलब जोड़ने पर 12 आ गए, और 3 के पाड़े में 12 आते हैं ना, 3 के पाड़े में 255 भी आएंगे, 3 का भाग देंगे, 3 8 24 हासिल लग गई 1, और 3 पंजे 15। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 3 का भाग जा रहा है कि ट्राई करते हैं, 8 और 5 13, 3 के पाड़े में 13 नहीं आते, इसलिए 3 का भाग जाएगा नहीं। इकाई अंक कितना आ रहा है 5, तो फिर दोस्तों किसका भाग देंगे 5 का, 5 एकम 5 हासिल गई 3, और 5 7 35। अब सब 17 खुद एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर 17, और दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 510 के अभाज्य गुणनखंड। और दोस्तों दूसरा नंबर क्या है हमारे पास में 92, तो 92 के भी हम क्या करेंगे, 92 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों देखिएगा मैं यहाँ लिखता हूँ 92, और 92 के कर देते हैं टुकड़े, इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 चौक 8 हासिल लग गई 1, और 12 कितनी बार 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 और 3। अब देखो 23 खुद एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि ये तो हमने लिख दिया कितना 2 कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब दोस्तों यहाँ पर घात आ चुकी है, तो दोस्तों इसको ध्यान समझिएगा। और कितना है हमारे पास ये 23, तो 23 का 23। दोस्तों अब हमें क्या लेना है एलसीएम लेंगे दोस्तों, हमें लिख देते हैं एलसीएम। और एलसीएम लेने के लिए नियम क्या है दोस्तों, हमारे पास में सभी संख्याओं को लेना है। दोस्तों देखो इसमें 2 आया है तो 2 लिख दिया, 3 भी है दोस्तों, 5 भी है दोस्तों, 17 भी है, और इसमें 23 भी है, और तो कोई नंबर बचा नहीं, सबको सब मतलब यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसको डबल बार नहीं लिखना है, सभी नंबर को एक बार लिखना है, तो लिख दिया, और कोई नंबर लेना भी नहीं चाहिए दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों फिर क्या बोलता है सबसे बड़ी घात, दोस्तों यहाँ पर 2 की कितनी घात है 1 घात, और यहाँ पर कितनी घात है 2 घात, तो दोनों में से बड़ी घात कौन सी है 2 की, 2 वाली घात बड़ी, तो 2 हम यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। और जब हम सबको गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आगे दोस्तों कितना 23,460। अब दोस्तों हम क्या निकालने वाले हैं इसका HCF, तो HCF दोस्तों HCF निकालने के लिए देखो क्या करना होगा कि कॉमन संख्या लेनी होगी, कॉमन संख्या वह सबसे छोटी घात। देखो कॉमन संख्या दोस्तों इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, दोस्तों यहाँ पर 5 है लेकिन नीचे 5 नहीं है, ऊपर 17 है लेकिन नीचे 17 नहीं है, यहाँ कितना है 23 लेकिन ऊपर 23 नहीं है, इसलिए कॉमन क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा HCF में क्या करनी होती है, हमें छोटी घात लेनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 2 की कितनी घात है 2 घात, और यहाँ पर कितनी घात है 1 घात, छोटी घात कौन सी है 1 वाली घात, तो यहाँ पर 1 वाली घात हमने कॉमन, तो इसका HCF कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसकी जांच करने वाले हैं, तो जांच करते हैं दोस्तों। इसकी जांच कैसे होगी कि यहाँ पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लिख दिया है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या कितनी आई दोस्तों हमारे पास में, ये थी हमारी 510 गुणा दूसरी संख्या है 92 बराबर LCM कितना है दोस्तों, LCM आया हमारे पास में कितना 23,460 इंटू HCF कितना है दोस्तों, ये आ गया 2। अब दोस्तों जब इनको गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 46,920, और जब इन दोनों को भी गुणा करेंगे 920। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अब हमारा तीसरा सवाल करते हैं हम। तीसरा सवाल हमें गिवन है कि 336 और 54 के हमें क्या निकालने हैं LCM और HCF निकालने हैं। वही प्रोसेस लेंगे हम हमारे अभाज्य गुणनखंड की सहायता से इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 336 के अभाज्य गुणनखंड हम कर देते हैं, 336 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों देखिएगा मैं यहाँ पर लेता हूँ 336, इकाई का अंक 6 आ रहा है तो 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 छिके 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग देते हैं दोस्तों, और ये कितनी बार गया 8, और ये 84 बार, फिर 2 का भाग देते हैं दोस्तों, तो ये कितना हो गया 42 बार चले जाता है, और फिर 2 का भाग देते हैं तो ये हो गया 21 बार। 2 का भाग तो जाएगा नहीं, अब किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा 7 बार, अब 7 का भाग जाएगा दोस्तों 1 बार। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो 2 कितनी बार आ गया दोस्तों, 2 तो आ गया 4 बार गुणा 3 कितनी बार है दोस्तों 1 बार है, और 7 भी कितनी बार है 1 बार है। तो ये तो हो गए 336 के गुणनखंड। इसके बाद में हम क्या लेते हैं दोस्तों 54 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 54 के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों देखिएगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ 54, और 54 के भी हम फ्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हासिल लग गए 1, और यहाँ पर 7 बार 14, फिर 2 का भाग जाएगा नहीं, अब 3 का भाग जाएगा कितनी बार गया 9 बार दोस्तों, फिर 3 का भाग गया कितनी बार 3 बार, और फिर 3 का भाग गया कितनी बार 1 बार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि 2 तो कितनी बार आ गया 1 बार, और 3 कितनी बार आ गया यहाँ पर 3 बार। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे गुणनखंड। अब हम निकालेंगे LCM, और LCM निकालने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है कि सभी संख्याओं को लेना है हमें। तो संख्या देखो यहाँ पर 2 है 3 है और 7 है, इसके अलावा तो कोई नंबर हमारा है नहीं। दूसरा पॉइंट है सबसे बड़ी घात, दोस्तों 2 की बड़ी घात, 2 की घात यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो बड़ी घात कौन सी आएगी 4 वाली घात बड़ी आएगी। दोस्तों यहाँ पर 3 की घात 1 है और यहाँ पर 3 की घात 3 है, तो बड़ी घात कौन सी उसमें 3, और 7 यहाँ पर 7 अकेला ही है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो 2 की घात कितनी है 4, तो 2 कितनी बार लिखेंगे 4 बार, 1 2
3 और 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये कितना हो गया दोस्तों 16। और 3 पर घात कितनी है 3, तो 3 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 27 और 7 का 7। और जब हम तीनों को गुणा करते हैं तो 3024 हमारा क्या आ गया इसका एलसीएम। अब बात करते हैं इसके HCF की। तो दोस्तों देखिएगा HCF कैसे निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हमें कॉमन संख्या लेनी होगी। दोस्तों इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिखेंगे। दोस्तों आगे देखिएगा इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 भी लेंगे। दोस्तों इसमें 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसलिए 7 लेंगे नहीं, तो कॉमन तो हमने ले लिया। अब छोटी घात लेनी है, सबसे छोटी घात। दोस्तों इसमें घात 2 की 4 है और यहाँ पर 2 की 1 है, तो 1 वाली घात हम लेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखना 3 में इसकी घात 1 है और इसकी घात 3 है, छोटी घात कौन सी भी 3 वाली, तो 3 यहाँ पर 1 वाली घात हम ले लेंगे। और जब दोनों गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 2 तिया 6, तो 6 क्या हो गया इसका HCF हो गया। दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी वापस वही जाँच करेंगे। दोस्तों देखिएगा कि जाँच करने के लिए समझ जाइएगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या ये किसके बराबर होगी, LCM गुणा HCF के क्या हो जाएगी बराबर। दोस्तों पहली संख्या कितनी है हमारे पास में 3 3 6 और दूसरी संख्या कितनी है 5 4, इन दोनों को गुणा करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखो LCM कितना आया था हमारा 3024 और HCF कितना आ गया इसका 6 करेंगे तो 18144 आ जाएगा, ये 18144। और जब इन दोनों गुणा करेंगे तब ये भी कितना जाएगा 18144। तो दोस्तों यहाँ पर LHS ये किसके बराबर हो गई RHS के बराबर। तो दोस्तों हम इसकी जाँच भी